यहाँ अभी आराम से बैठ जाइए। कंबल को थोड़ा और करीब खींचिए। कंधों को कानों से ढीला छोड़िए और धीरे धीरे हल्की सांस लीजिए। आज रात आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को सुझाने की जरूरत नहीं, कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं और कुछ भी पूरी तरह संभालने की जरूरत नहीं। आपको केवल मेरे साथ यहाँ होना है, सुनना है एक शांत कहानी उस चीज के बारे में जो वास्तव में हुई। कैसे एक सामान्य पल, एक छोटा और लगभग संयोगवश लिया गया निर्णय पूरे जीवन में इस तरह फैल सकता है कि कोई नहीं अनुमान लगा सकता। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको वो बताना चाहता हूं जिसे मैंने बहुत लंबे समय तक अपने साथ रखा। न कि बोझ की तरह, बल्कि जैसे कोई कीमती चीज अपने सीने के पास ध्यान से पकड़े, कभी कभी बाहर निकालकर रोशनी में देखने के लिए। जब ये घटना हुई, मैं 34 साल का था। अब मैं 51 साल का हूं और इसके बारे में लगभग हर दिन सोचता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ, जहां लोग पहले आपके रिश्तेदारों को जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कि आप कौन हैं। उस शहर का नाम सूर्यनगर है, दो छोटी पहाड़ियों के बीच एक समतल भूमि पर स्थित, जो वास्तव में सिर्फ हल्की हल्की ढलान वाली टीले जैसी हैं, गर्मियों में पीली घास से ढकी और सर्दियों में सफेद बर्फ से। हमारे पास एक भोजनालय था, एक उपकरण की दुकान, एक दवा की दुकान और एक स्कूल जो किंडरगार्टन से कक्षा 12 तक पढ़ाता था। सब एक ही इमारत में। एक ऐसा शहर जहां लोग बस कहीं जाते समय जल्दी जल्दी गुजरते हैं, थोड़ी देर रुककर सोचते हैं कि अगर धीरे चलें और रुके तो कैसा होगा। मैं रुका नहीं, वास्तव में नहीं, कुछ लोगों की तरह नहीं। मैं 18 साल की उम्र में कॉलेज पढ़ने के लिए शहर छोड़ गया। छुट्टियों या पारिवारिक कामों में कुछ बार वापस आया, लेकिन ज्यादातर समय मैंने अपना जीवन कहीं और बनाया, बेंगलुरु में, जो एक अलग ही दुनिया की तरह था। सूर्यनगर से केवल 2 घंटे की दूरी होने के बावजूद मैं एक मध्यम आकार की कंपनी में फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करता था, जो औद्योगिक पार्ट्स बनाती थी। काम शानदार नहीं था। मैं मंजिलों का दौरा करता, HVAC सिस्टम चेक करता, ठेकेदारों से बात करता, मेंटेनेंस लॉग पर साइन करता। मैं शांत और स्थिर तरीके से काम करता, समय पर पहुंचता, जो वादा किया वो करता और फिर घर चला जाता। मेरे 30 के दशक का अधिकांश हिस्सा दोहराव में बीता, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं एक ईंट की इमारत की दूसरी मंजिल पर एक बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था, आम के पेड़ों वाली सड़क पर। पतझड़ में ये पेड़ सबसे चमकदार नारंगी और पीले रंग में बदल जाते। मैं अक्सर शाम को खिड़की थोड़ी खुली रखता, ताकि नीचे फुटपाथ पर सूखे पत्तों की सरसराहट सुन सकूं। अपार्टमेंट में हमेशा कॉफी की हल्की खुशबू रहती, क्योंकि मैं सुबह कॉफी को लंबे समय तक रख देता। कमरे के कोने में सर्दियों में जलती हुई फायरप्लेस लगातार टिटकारी करती। मैं इतना अभ्यस्त हो गया कि वह आवाज लगभग साथी जैसा लगने लगा। मेरे दोस्त हैं, लेकिन बहुत करीबी नहीं। मेरे पास कुछ अच्छी आदतें हैं। मैं हर रविवार सुबह 3 मील दौड़ता हूं। मैंने अपने बिस्तर के ऊपर की शेल्फ पर कुछ पेपरबैक उपन्यासों का छोटा संग्रह रखा है। मैं हर गुरुवार की रात अपनी माँ को फोन करता हूँ। मेरे पास एक बिल्ली है जिसका नाम चिंटू है, एक ग्रे टैबी बिल्ली जो फर्श पर पड़ने वाली किसी भी धूप की किरण में सो जाती है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है, हालांकि मैं शायद ही कभी इसका जिक्र करता हूँ, वो है एक वास्तविक दिशा की भावना। यह एहसास कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो किसी चीज़ की ओर ले जा रहा है। मैं पूरी तरह से दुखी नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ के नीचे एक शांत रिक्तता है, जैसे कोई आवाज़ जिसे आप लगभग सुन सकते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते। जैसे मेरे दिनों के बीच कुछ कमी है। मुझे लगता है कि 30 के ऊपर कई लोग इस भावना को समझते हैं। आप वो सब कर चुके हैं जो करने की जरूरत थी। आप जिम्मेदार, स्थिर रहे हैं और कोई बड़ी गलती नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप किसी चीज़ की उत्सुक प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं। यही मैं था 34 साल की उम्र में, पतझड़ के मौसम में, स्थिर, शांत, बीच में खाली। यह अक्टूबर के महीने की एक मंगलवार की सुबह थी जब वो घटना हुई। मुझे उस दिन का एहसास स्पष्ट है। एक मध्यम सुबह, पूरे दिन कोमल और सपाट रोशनी, न तो पूरी तरह उजाला, हवा में ठंडी और गीली पत्तियों की हल्की खुशबू। मेरी सुबह से ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, सिर्फ एक नियमित चेकअप। क्लिनिक शहर के पश्चिम में था, ऑफिस से सामान्य से दूर, इसलिए मैंने बस की एक अलग लाइन पकड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे उस दिन का कुछ पूर्वाभास था, लेकिन नहीं। मैं थका हुआ था, अच्छी नींद नहीं ली थी और मैंने पुरानी ग्रे जैकेट पहनी थी, बाईं तरफ की ढीली बटन वाली, जिसे मैं अभी तक ठीक नहीं कर पाया था। मैंने क्लिनिक के पास के भोजनालय से एक पेपर कॉफी कप लिया, आमतौर पर जाने वाली जगह नहीं, बस सबसे नज़दीकी। मैं लक्ष्मी मार्ग पर बस स्टॉप पर खड़ा था, सोचते हुए कि कहीं मैंने रसोई की खिड़की खुली तो नहीं छोड़ दी। बस स्टॉप साधारण था, एक बेंच, प्लास्टिक की छत जिसके एक पैनल में दरार थी, एक लोहे का खंभा जिस पर रूट नंबर लिखा था,
वहां और दो लोग इंतजार कर रहे थे। एक महिला लाल जैकेट में धीरे धीरे फोन पर बात कर रही थी और एक बूढ़ा आदमी बेंच के अंत में बैठा था। गोद में एक कागज की थैली थी। मैं उस बूढ़े आदमी पर वैसे ही ध्यान दे रहा था जैसे आप थकान में सब कुछ केवल किनारे की नज़र से देखते हैं। वह लगभग 65 साल का था। सफ़ेद बाल कटे हुए, मौसम के अनुसार बहुत पतली बेस जैकेट पहनी थी। केवल देखकर ही लगता था ठंड लगी होगी। वह सतर्क दिख रहा था, शांत बैठा, दोनों हाथ थैली पर रखे हुए, आंखें जमीन की ओर। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे क्यों ध्यान से देखा, शायद उसकी स्थिरता के कारण। अधिकांश लोग बस स्टॉप पर थोड़ा बहुत हिलते रहते हैं, पैर उठाते हैं, फोन चेक करते हैं, सड़क की ओर देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई अपने दिल में भारी कुछ लेकर चल रहा हो। मैंने उसके चेहरे को देखा और पाया कि उसकी आंखें नम थीं। रो नहीं रहा था, स्पष्ट नहीं, बस एक विशेष चमक थी जो कभी कभी आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं मुड़ा, कॉफी का एक घूंट लिया और सड़क की ओर देखा। फिर कुछ हुआ जिसने मुझे वापस मोड़ दिया। मैं इस पल के बारे में आपको ईमानदार होना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में अनगिनत बार सोचा है। मुझे कोई बड़ा आवेग नहीं महसूस हुआ, कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कोई करुणा की लहर नहीं आई। मैं थका हुआ था, थोड़ा व्यस्त था, और सच कहूं तो मेरा एक हिस्सा केवल शांत कॉफी पीकर बस में चढ़ जाना चाहता था। लेकिन मेरा एक छोटा, शांत हिस्सा मुझे मुड़ने नहीं दे रहा था। मैं कुछ कदम बढ़ाकर उसके पास गया और सबसे सामान्य आवाज में पूछा, माफ कीजिए, क्या आप ठीक हैं? वो उठकर देखा, हल्की नीली आंखें, थोड़ी नम, और वो आश्चर्यचकित था, सच में आश्चर्यचकित, जैसे कि उन लोगों को ध्यान में रखा जाए जिन्हें ध्यान में रखना न हो। मैं ठीक हूं, उसने कहा, जवाब स्वचालित, इससे पहले कि वो वास्तव में जानता कि वो क्या सोच रहा है। मैंने सिर हिलाया, फिर, क्योंकि बेंच वहीं थी और मुझे नहीं पता था और क्या करना चाहिए। मैं उसके बगल में बैठ गया, ज्यादा करीब नहीं, शिष्ट दूरी बनाए रखते हुए। मैंने कॉफी का घूंट लिया, सड़क को देखा, और उसने कागज की थैली हाथ में रखी। और थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे। मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूं, उसने आखिरकार धीरे से कहा, न कि मुझसे, बल्कि जैसे हवा से, अपने आप से। लगभग 9 साल बाद पहली बार मैंने उसे देखा। हम झगड़ गए थे, उसने कहा, बहुत समय पहले हमने बातें की। वो रुका, दोनों हाथों से थैली को हल्का दबाया। मैंने ऐसी बातें कही जो मैं वास्तव में नहीं सोचता था, या शायद उस समय मैं वास्तव में ऐसा सोचता था, लेकिन नहीं सोचना चाहिए था। अब मुझे याद भी नहीं है, बहुत समय हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने बस सुना। वो पिछले हफ्ते मुझे फोन की, उसने अचानक कहा। उसकी माँ, मेरी पत्नी, वो वसंत में गुजर गई, और शायद इसी कारण उसने फोन किया। अब कोई नहीं बचा, केवल हम ही हैं। वो थोड़ी देर चुप रहा। मैंने एक कार्ड बनाया, फूल लाए, जो कहूंगा उसका अभ्यास किया। उसने कागज की थैली की ओर देखा। अब मुझे कोई शब्द याद नहीं है। मैं अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ, गुरुवार की कॉल्स के बारे में, उस सरलता के बारे में जो हमारे पास थी, और कि मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। मैं 9 सालों के बारे में सोचता हूँ, कि 9 साल में कितनी चीजें हो सकती थीं, कितनी चीजें आप खो सकते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या वो जानती थी कि आप आने वाले हैं? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, वो जानती थी। उसने इसका जिक्र किया। वो रुका। मुझे डर है कि वो केवल कर्तव्य भाव से ऐसा कर रही हो, अपनी माँ के लिए। मुझे डर है कि जब मैं अंदर जाऊंगा तो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखेगा कि वो वास्तव में नहीं चाहती कि मैं वहां हूं। बस आ रही थी। मैंने देखा कि वो एक ब्लॉक दूर से आती है, उस धुंधले सुबह में विशाल आकार की आकृति की तरह बहती हुई। मैं उसी समय खड़ा हो सकता था, कुछ शिष्ट शब्द कह सकता था, और बस में चढ़ सकता था। आसान, ठीक वही जो मैं अक्सर उस समय करता था, जब मैं ऐसे दिनों से गुजरता था जैसे पानी में कोई व्यक्ति मौजूद लेकिन पूरी तरह से भाग नहीं ले रहा। लेकिन मैं नहीं उठा। क्या मैं आपको एक बात कह सकता हूं? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा। मैं आपकी बेटी को नहीं जानता, मैंने कहा। मैं ये भी नहीं जानता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ। लेकिन उसने फोन किया, 9 साल बाद। उसने फिर भी फोन उठाया और आपको कॉल किया। वह ऐसा न भी कर सकती थी, लेकिन उसने चुनकर किया। बस स्टॉप पर बस आ गई। लाल जैकेट वाली महिला चढ़ी। दरवाजा कुछ समय के लिए खुला रहा। चालक धैर्यवान। बूढ़े आदमी ने बस को देखा, फिर मुझे देखा। आपको बस में चढ़ जाना चाहिए, उसने कहा, वरना छूट जाएगी। 20 मिनट में अगली बस है, मैंने कहा, और खुद भी आश्चर्यचकित था कि मैंने क्या कहा। मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। वह लंबे समय तक चुप रहा, हाथों को देखा। फिर उसने वो कहा जो मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा नाम राघव मेहरा है। मैंने उसका हाथ मिलाया। हाथ सूखे, हल्के,
एक ऐसे व्यक्ति का हाथ जो जीवन भर गंभीर और शिष्ट रहा। बस चली गई। हम कुछ मिनट और बैठे रहे। राघव ने कुछ और बातें साझा की। सब नहीं, क्योंकि लोग किसी अनजान व्यक्ति से बस स्टॉप पर धुंधले मंगलवार की सुबह सब कुछ नहीं बताते। लेकिन उसने बताया कि उसकी बेटी का नाम प्रिया है और उसके 2 बच्चे हैं जिनसे वो कभी नहीं मिला। उसने पहले के झगड़े के बारे में बताया जो उसकी बेटी के पति के चुनाव से जुड़े थे, उस व्यक्ति से जिसे राघव ने कभी गंभीरता से नकारा और अवसर नहीं दिया। लेकिन असल में वो पति एक अच्छा और दयालु पिता था। ये जानकर राघव कई सालों तक चुपचाप शर्मिंदा रहा। उसने बताया कि उसकी पत्नी कई बार मेल मिलाप की कोशिश करती रही, लेकिन वो हमेशा किसी बहाने से टाल देता रहा, जैसे सही पल कहीं आसपास घूम रहा हो। फिर उसकी पत्नी गुजर गई और वो पल सिर्फ उसका खुद का बनाया हुआ मिथक बन गया। अचानक अब समय बर्बाद करने के लिए नहीं बचा। मैंने सुना, कोई सलाह नहीं, कोई समाधान नहीं, बस धुंधली सुबह में उसके साथ बैठा ताकि वो उन बातों को कह सके जिन्हें उसने लंबे समय तक अपने में रखा था। जब अगली बस आई, राघव उठे, जैकेट ठीक की, दोनों हाथों से कागज की थैली पकड़ी। मुझे उम्मीद है सब ठीक रहेगा, मैंने कहा। मुझे लगता है सब ठीक होगा। उसने मुझे देखा, हल्की नीली आंखें। धन्यवाद, उसने कहा। मेरा मतलब, आपको यहां बैठने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है, मैंने उत्तर दिया। वो बस में चढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ। मैं कुछ देर फुटपाथ पर खड़ा रहा, अक्टूबर की ठंडी हवा और शांति में, और महसूस किया कि कुछ मेरे अंदर बह रहा है, तुरंत नाम न लेने योग्य, कुछ नर्म, थोड़ा गर्म। मैं क्लिनिक गया, काम पर गया, मेज पर रोटी खाई, ईमेल का जवाब दिया, 2 मेंटेनेंस रिपोर्ट्स चेक की, 3री मंजिल के शौचालय के लिए प्लम्बर को फोन किया। मैं घर लौटा, चिंटू को खाना दिया, पास्ता बनाया और किताब हाथ में लेकर सो गया। एक बिल्कुल सामान्य दिन, लेकिन फिर भी सामान्य नहीं। आगे के दिनों में मैं राघव के बारे में सचेत रूप से कम सोचता रहा। जीवन वैसे ही चलता रहा। अक्टूबर नवंबर में बदल गया। खिड़की के बाहर आम के पेड़ पूरी तरह से पत्तियों से खाली थे। सर्दियों की शुरुआत में फायरप्लेस चटकने लगी। मैं रविवार को दौड़ता, माँ को फोन करता, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था, ऐसा जो मैं अभी तक नाम नहीं दे सकता। जिस तरह से मैं इसे सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता हूँ, वो कुछ ऐसा है। उस बस स्टॉप की सुबह से पहले मैं अपने दिनों को ऐसे जी रहा था जैसे मेरी नजरें थोड़ी झुकी हों, न तो पीड़ा में, न ही उदासीनता में, बस पूरी तरह मौजूद नहीं, सच में सब कुछ देखने में असमर्थ। और उस सुबह के बाद कुछ हुआ जिसने मेरी नजरों को सिर्फ थोड़े से ऊपर उठा दिया। बस इतना ही। मैंने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो पहले अनदेखी रह जाती थी। वो महिला जो मेरी ऑफिस के पास कैफे में सुबह की शिफ्ट में काम करती थी, कैसे वो हमेशा मेरी ऑर्डर याद रखती, पूछती कि मेरा हफ्ता कैसा बीता, और मैं महीनों तक स्वतःस्फूर्त जवाब देता रहा, बिना सच में जुड़े। अब मैं सच में जवाब देने लगा। मैं उसके बारे में पूछने लगा। मुझे पता चला उसका नाम अनन्या है। वो 2 नौकरियों में काम कर रही है। उसका बेटा बच्चों का क्रिकेट खेलता है और लगता है कि उसमें प्रतिभा है। मैंने उस बूढ़े आदमी पर ध्यान देना शुरू किया, रमेश, जिसके सामने मैं 2 साल तक बस हल्का सिर हिलाता गया था। अब मैं रुककर उससे बात करने लगा। वो 80 साल का था, 1987 से उसी बिल्डिंग में रह रहा था, और उसके पास सच में कहने लायक कहानियां थीं, जिन्हें समय लेकर और धीरे धीरे सुनाना और भी बेहतर लगता था। दूसरे शब्दों में, मैंने सच में लोगों पर ध्यान देना शुरू किया, पूरी तरह मौजूद होना शुरू किया, उन चीजों को महसूस करना जो बाहरी दुनिया से दिखाई नहीं देती। मैं हमेशा सोचता था कि मैं काफी अच्छा इंसान हूं। मैं जानबूझकर किसी पर बुरा नहीं करता। मैं रेस्टोरेंट में दिल से टिप देता, दरवाजा खोलता और कृपया और धन्यवाद कहता। लेकिन उस सुबह राघव के साथ बैठना मुझे ये दिखा गया कि बिना लागत वाले प्रतिक्रिया में होने वाली अच्छाई और वो अच्छाई जिसमें आपको रुकना, धीमा होना और सच में किसी के साथ मौजूद होना पड़ता है, में फर्क होता है। दूसरा प्रकार आपकी एक हिस्सेदारी ले जाता है, और इसी कारण यह महत्वपूर्ण है। महीने बीते। बेंगलुरु में सर्दियां आईं, धुंधली और गहरी, ऐसी सर्दियां जो आपको हमेशा वहीं बने रहने का एहसास कराती हैं। गंदी बर्फ और नीची आकाश छाया, और सूरज की रोशनी की कमी से पैदा होने वाली विशिष्ट थकान। मैंने जीवन को जारी रखा, काम किया, दौड़ लगाई। जब फुटपाथ ज्यादा फिसलन नहीं था, मैंने रविवार को कुछ पड़ोस की दूरस्थ मंदिर में सामुदायिक रात के भोजन में जाना शुरू किया, न कि धार्मिक कारण से, बल्कि इसलिए कि एक फ्लाई ने मेरे भीतर किसी विचार को जगाया, काम के अलावा किसी कारण से एक कमरे में लोगों के बीच होना। अर्जुन चेन्नई में एक नौकरी फेल होने के बाद बेंगलुरु आया। वो कुछ ब्लॉक दूर एक लॉज में रह रहा था, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। हम रविवार की सुबह बात करने लगे। जब दोनों ने डिनर के बाद कॉफी के साथ देर तक बैठे रहे
और लगभग 2 घंटे बात की। उसने चेन्नई में अपने परिवार के बारे में बताया, माँ और 2 बहनों के बारे में, जब भी संभव हो घर पैसे भेजने के बारे में, और हाल ही में ज़्यादा नहीं भेज पाने की चिंता के बारे में। वह दिन के छोटे मोटे काम करता, कुछ वेयरहाउस शिफ्ट्स करता, जबकि स्थिर नौकरी खोज रहा था। फ्री समय में HVAC सिस्टम मरम्मत का सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ाई करता। मैं इस तरह सुनता जैसे मैंने सीख रखा था, सच में सुनना। जब उसने सर्टिफिकेट के बारे में उम्मीद और सतर्कता के साथ बताया, जैसे कोई बहुत अधिक लालसा न करे और फिर निराश न हो, कुछ मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करता हूँ। मुझे पता था कि HVAC सिस्टम की मरम्मत वाली कंपनियों को प्रशिक्षित तकनीशियनों की हमेशा ज़रूरत होती है। आपका सर्टिफिकेट कैसा चल रहा है? मैंने पूछा। उसने सावधानी से मेरी ओर देखा। 6 हफ्ते, शायद 8, अगर मैं काम के बीच पढ़ाई जारी रख सकता हूँ। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं वादा करता, लेकिन मुझे इस क्षेत्र में कुछ लोग पता हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आप मेहनत करने को तैयार हैं। मैं मेहनत करता हूँ, उसने कहा, कोई बचाव नहीं, बस स्पष्ट। मुझे आप पर भरोसा है, मैंने कहा। मैंने अपना वर्क फ़ोन नंबर दिया और कहा कि सर्टिफिकेट मिलने पर कॉल करें। फिर, क्योंकि मेरे अंदर कुछ था, वही जो मुझे राघव के बगल में बस स्टॉप पर बैठने पर मजबूर किया था, रुका नहीं। मैंने कहा, मैं एक वेयरहाउस के बारे में भी जानता हूँ। 2 ब्लॉक दूर कभी कभी लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आपको अस्थायी काम चाहिए, मैं कल वहाँ कॉल करके देख सकता हूँ। वो मुझे लंबा देखता रहा। चेहरा पढ़ना मुश्किल था, न तो संदेह, बल्कि जैसे कोई सीख चुका हो कि मदद लेने में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बाद में बोझ बन जाती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने ईमानदारी से पूछा। मैं राघव के बारे में सोचता हूँ। अक्टूबर की धुंधली सुबह, एक कागज की थैली, एक बूढ़ा आदमी हल्की नीली आंखों के साथ शांत बैठा, और कोई उसके साथ बैठा जब वो जरूरी नहीं था। मैंने कहा, और उसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। मुझे लगता है यह वैसे ही काम करता है। आप अच्छाई फैलाते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन ने उस हफ्ते वेयरहाउस का काम शुरू किया। उसने 7 हफ्तों में HVAC सर्टिफिकेट हासिल किया। मैंने अपना वादा निभाया और 4 महीने बाद उसे सर्विस कंपनी में जूनियर तकनीशियन के रूप में पहली स्थायी नौकरी मिली। हम संपर्क में रहे, औपचारिक नहीं, बस वैसे जैसे 2 लोग सच में जुड़े हों। कभी मैसेज, कभी रविवार की डिनर जब शेड्यूल मेल खाता। मैंने देखा कि वो शहर में अधिक आत्मविश्वासी हो गया। लॉज से असली अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। उसके चेहरे से तनाव धीरे धीरे गायब होता गया। वो व्यक्ति जैसे आराम से देख सकता हो कि अगले दिन से आगे की जिंदगी भी संभव है। 1 साल बाद उसने बताया कि अब वो ज्यादा पैसे घर भेजता है। उसकी माँ ने चेन्नई में छत ठीक करवा ली। उसकी एक बहन कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लेने लगी। उसने कहा, शायद आप नहीं समझते कि आपने क्या किया। मैंने कहा, असल में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। कुछ कॉल किए, कुछ लोगों से मिलवाया। वह सिर हिलाकर बोला, नहीं, सिर्फ कॉल नहीं, आपने मुझे देखा, सच में देखा, और मुझे यह महसूस कराया कि मेरी कोशिशें संभव हैं। जैसे मैं पागल नहीं हूं जो अब भी कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ देर बाहर देखता रहा, कैफे की खिड़की से, बेंगलुरु की धुंधली सर्दियों की सड़क। किसी ने एक बार मेरे साथ भी ऐसा किया था। मैंने फिर कहा, मैंने कभी राघव से फिर नहीं मिला। मैंने उसे ढूंढने के बारे में सोचा। मुझे उसका नाम पता था। उस सुबह वो कहाँ गया था इसका थोड़ा अंदाजा था, लेकिन सही नहीं। कुछ मुलाकातें अपने आप में पूरी होती हैं। और ठीक जनवरी के अंत में एक रविवार की डिनर के दौरान मैं एक आदमी से मिला जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन 30 साल का, छोटा कद का, चौड़े कंधे वाला, और उसकी शांत नज़र आपको यह एहसास देती थी कि वो सच में आपके शब्दों पर विचार करता है, उसके बाद ही जवाब देता है। वो अभी बेंगलुरु आया था और पिछले कुछ महीनों से डिनर में आता रहा था। कुछ लोग आपके जीवन में केवल एक क्षण के लिए आते हैं और वही क्षण काफी होता है। लेकिन मैं अक्सर अर्जुन के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ जब उसने प्रिया की बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं सोचता हूँ कि उसने जब दरवाज़ा खोला तो उसका चेहरा कैसा दिखा। मैं आशा करता हूँ कि वो वही चेहरा था जिसे अर्जुन को देखना था। मैं आशा करता हूँ कि फूलों ने थोड़ी मदद की होगी। मैं आशा करता हूँ कि जो बातें उसने अभ्यास की और भूल गया, वे जरूरी समय पर फिर से याद आई हों। मैं आशा करता हूँ कि वे कहीं बैठकर बात करने लगे, कि 9 साल की चुप्पी आखिरकार शब्दों के लिए धीरे धीरे और सावधानी से एक दूसरे को फिर से खोजने की प्रक्रिया के लिए जगह छोड़ गई। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, और यह ठीक है। हमेशा आपको कहानी का अंत पता नहीं होता। कभी कभी आप केवल किसी और की बड़ी कहानी का एक छोटा हिस्सा होते हैं, और आपका काम वो हिस्सा निभाना होता है जो आपको सौंपा गया है। लेकिन कुछ और हुआ।
वो जिसे मैंने इन सब घटनाओं के परिणाम में नहीं सोचा था। मैं बदल गया, अचानक नहीं, फिल्म की तरह स्पष्ट बदलाव नहीं, जिसमें पहले और बाद और बढ़ती उम्र का मोन्टाज दिखता हो। ये धीमा था, शांत, जैसे कोई कमरा धीरे धीरे बदल रहा हो। जब आप धीरे धीरे खिड़की से रोशनी आने देते हैं, तब तक आप महसूस नहीं करते, जब तक एक दिन ऊपर देखो और पाए कि सब कुछ अधिक उजला हो गया है। मैं अपने दिनों के प्रति पहले कभी न की तरह ध्यान देने लगा। हर क्षण मुझे अलग इंसान नहीं बनाता, हमेशा खुशी या उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। मैं अभी भी वही हूं। कभी कभी बर्तन धोने के लिए भूल जाता, किसी को कॉल वापस नहीं करता, ज्यादा समय सोफे पर बिताता। लेकिन अब मेरे दिनों में एक धागा चलता है जो पहले कभी नहीं था। यह एहसास कि मेरे कार्य, मेरी उपस्थिति, क्या मैं सच में दूसरों को देखता हूं, सब मायने रखते हैं। एक तरह से जो मैं पहले नहीं देख सकता था। मैं शनिवार की सुबह एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में स्वयंसेवा करने लगा, जो मेरे अपार्टमेंट से कुछ मील दूर था। मैं उस समय का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसे मैं पहले व्यर्थ बिताता था, फोन घुमाना, चैनल बदलना, समय के गुजरने का इंतजार करना। और अब मैं सच में छोटी चीजें करने लगा जो मुझे दूसरों से, उनके वास्तविक जीवन, उनकी असली जरूरतों, उनके असली व्यक्तित्व के साथ जोड़ती हैं। मैं ये कहानी खुद को बेहतर दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं ताकि आप समझें कि सच में ध्यान देने का एक क्षण क्या कर सकता है। अर्जुन ने मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, उसने प्रेरित नहीं किया। वो बस वहां बैठा था, इंसान की तरह, डरता हुआ, ईमानदार, और मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठा। बस इतना ही काफी था। या शायद, और मुझे लगता है कि यही सच में सही था। यह नहीं कि अर्जुन के साथ बैठने से मैं बदल गया, बल्कि इसने मुझे याद दिलाया वो जिसे मैं पहले जानता था पर भूल गया था। हर दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप सच में अपने आसपास के लोगों के साथ मौजूद रहें, उन्हें सच में देखें, ताकि आप उनके भीतर ले जाए गए अनुभवों से प्रभावित हो सकें। हम सभी यह जानते हैं, मुझे लगता है कि हम जन्म से जानते हैं, लेकिन जीवन हमें तेज चलने, नीचे देखने और दूसरों की सच्चाई के असहज बोझ से खुद को बचाने की सीख देता है। और कभी कभी केवल एक छोटी चीज, एक आदमी बस स्टॉप पर कागज की थैली के साथ, एक सामान्य धुंधली सुबह भी आपके दिमाग को स्पष्टता के साथ जगाने के लिए पर्याप्त होती है। अब मैं 34 साल की उम्र के उस व्यक्ति से अलग हूं। बड़ा, स्पष्ट, मेरे बाल अब अधिकांश रूप से सफेद हो चुके हैं, घुटने ठंडी सुबहों में विरोध करते हैं। अब मैं 3 मील नहीं दौड़ता, मैं धीरे धीरे, आराम से चलता हूं। मैं अब भी उसी शहर में रहता हूं, लेकिन एक अलग मोहल्ले में। अपार्टमेंट बड़ा है, झील के पास थोड़ा करीब, शांत सुबहें, कभी कभी पानी की आवाज सुनाई देती है। मेरे पास अभी भी बिल्लियां हैं। हॉपर 16 साल तक जीवित रहा, जैसे एक छोटा चमत्कार। फिर मेरी एक नई बिल्ली आई, जून, कछुए जैसी फर वाली, गर्वीली और स्नेही। अब मेरी जिंदगी में लोग हैं, ऐसे लोग जो पहले कभी नहीं थे। असली लोग, असली कनेक्शन, केवल परिचित या सहकर्मी या दूर से देखे गए पड़ोसियों की हल्की गर्मजोशी नहीं। अर्जुन सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। उसने शादी कर ली है, उसका एक बेटा है जो वसंत में 4 साल का होने वाला है। और जब वे डिनर के लिए आते हैं, साल में कुछ बार, तो शामें इस तरह खत्म होती हैं कि बच्चे सोफे पर सो जाते हैं। बड़े हल्की बातें करते हैं, जिनका कोई खास महत्व नहीं। मैं कमरे में चारों ओर देखता हूं और उस आदमी को याद करता हूं। बस स्टॉप पर, एक धुंधली सुबह, और मैं एक भावना महसूस करता हूं जिसे मैं केवल कृतज्ञता कह सकता हूं। गहरी, शांत और स्पष्ट। मेरी माँ अब भी जीवित हैं, अब भी वडोदरा में रहती हैं। हर गुरुवार पहली घंटी से फोन उठाती हैं। वो 80 साल की हैं, पहले से धीमी, लेकिन अभी भी स्पष्ट, गर्म और मेरी आवाज सुनकर खुश। पिछले 15 सालों में मैं उनके साथ पहले की तुलना में अधिक उपस्थित रहा हूं। मैं उन्हें अधिक बार देखता हूं, लंबा रुकता हूं, ध्यान से सुनता हूं। मैं सोचता हूं कि अगर मैं उस दिन बस में चढ़ गया होता तो क्या होता। कभी कभी मैं इस बारे में सोचता हूं, जब अकेले पार्क में बेंच पर या कैफे में बैठा होता हूं, बस का इंतजार करता हूं, किसी को देखता हूं जो एक विशेष शांति लेकर चलता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी अदृश्य और भारी बोझ को संभाल रहा है। मैं उस कीमत के बारे में सोचता हूं जो मैंने उस दिन वहां बने रहने के लिए चुकाई। 20 मिनट, एक बस, कुछ शब्द, और यह जो लौटाया, केवल राघव के लिए नहीं। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि यह राघव के लिए क्या लौटाया, लेकिन मेरे लिए, उस इंसान के लिए जो मैं बन रहा हूं, बनने की कोशिश कर रहा हूं, या जो हमेशा अंदर छुपा था, उनके खाली, नियमित, निस्तेज केंद्र वाले दिनों के लिए। इसने मुझे मेरे स्वयं के पास वापस ला दिया। आज रात समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बात है जो मैं अक्सर सोचता हूं और आपको भेजना चाहता हूं। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप जहां भी हो, बिस्तर पर,
कुर्सी पर या किसी शांत कमरे में जहां आप सोने की तैयारी कर रहे हो। आपको महत्वपूर्ण होने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भरी हुई है उन शांत क्षणों से जो बिना किसी के ध्यान दिए गुजर जाते हैं। सही समय पर एक शब्द, कंधे पर एक हाथ रखना, या सरलता से रुक जाना जब आपके भीतर सब कुछ आगे बढ़ना चाहता हो। ये क्षण समाचारों में नहीं आते, इन्हें दर्ज नहीं किया जाता। अधिकतर समय इनमें शामिल दोनों लोग पूरी तरह नहीं समझ पाते कि क्या हुआ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये ऐसे महत्वपूर्ण है जैसे पानी की सतह पर उठती हल्की लहरें, जो पहली तरंग के गायब होने के बाद भी दूर तक फैलती रहती हैं। उस दिन बेंच पर बैठा अर्जुन ने मुझे बदल दिया। मैंने अर्जुन की थोड़ी राह बदल दी, और अर्जुन की स्थिरता ने चेन्नई में परिवार की जिंदगी बदल दी। और ये लहरें आगे भी फैलती रही, एक ऐसे भविष्य में जिसकी हम में से कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप कभी नहीं जान सकते कि आपका क्षण कब आएगा, कब आप बस स्टॉप पर खड़े होंगे या बेंच पर बैठेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, सच में उम्मीद करता हूं, कि जब वह आए, कुछ आपके भीतर धीमा हो जाए, कुछ आपके भीतर चुने कि रुके रहें, क्योंकि यही सब कुछ है। यही वो सुंदर और शांत चीज है। आप रुकते हैं, बस इतना ही, थोड़ा और रुके और खुद को उपस्थित होने दें। और किसी तरह ये काफी है। अब धीरे से सांस लें। आप थोड़ी देर सुन चुके हैं, और आपका शरीर जानता है कि आराम करना सुरक्षित है। जहां आपका हाथ रखा है उसे आराम दें, जबड़ा थोड़ा ढीला करें। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको सही समय पर मिले। मुझे उम्मीद है कि यह आपको कुछ याद दिलाए, जैसे इसने मुझे याद दिलाया। दुनिया भरी हुई है, राघव, से ऐसे लोग जो कागज की थैली अपने घुटनों पर रखकर सावधानी से बैठते हैं, और उनके भीतर जो कुछ है वो बाहर से दिखाई देने वाले से कहीं अधिक है। और दुनिया भरी है उन लोगों से जो धीमे होकर यह पहचान सकते हैं। वह आप हो सकते हैं। शायद कभी आप थे, एक क्षण में आप भूल गए, एक सामान्य सुबह में, लेकिन जो आप सोचते हैं उससे महत्वपूर्ण। मेरे खिड़की के बाहर के मेपल के पेड़ इस शरद ऋतु में फिर से पीले हो गए हैं। वे हर साल ऐसा करते हैं, कभी नहीं चूकते। एक असाधारण रंगों का उपहार, जिसे किसी ने मांगा नहीं। अक्टूबर के महीने के बाद नवंबर आता है। मैं पिछले महीने खिड़की के पास खड़ा था और हल्की सुबह की रोशनी में पत्तों के गिरने को देख रहा था। मैं उस बस स्टॉप के बारे में सोचता हूँ। हल्की नीली आंखें, कागज की थैली और बेंच पर 20 मिनट। मैं सब कुछ अपने भीतर बहता महसूस करता हूँ, जैसे पुराने एहसास। शांत, गर्म, जैसे शाम की अच्छी रोशनी। यदि आप कर सकते हैं तो सो जाइए। आज का दिन गुजर जाने दीजिए। ये खत्म हो गया है और पर्याप्त है। और कल धीरे धीरे आएगा। जो कुछ भी लाएगा, वह लाएगा। आप यहाँ हैं, और यह महत्वपूर्ण है। कहीं बाहर दुनिया शांत और स्थिर है। पत्ते ठंडी जमीन पर आराम कर रहे हैं। पानी धीमे बह रहा है ठंडे आकाश के नीचे। और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुभ रात्रि।